बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 के साथ आपके सामने हूँ जी। MGT 410 मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, चैप्टर नंबर 10 प्राइसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू आज का टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का मैक्सिमम पोर्शन मैं आज कवर करूँगा और इसकी कुछ चीज़ें हैं कि जो विल कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर नंबर 16 में हम कवर करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं दैट आर व्हाट इज़ द प्राइस, होता क्या है प्राइस, इसके बाद कस्टमर परसेप्शंस ऑफ वैल्यू, एंड देन द थर्ड वन इज़ कंपनी एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। तो पहली चीज़ व्हाट इज़ द प्राइस, हमने ये देखा था कि मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें से एक प्राइस है और प्राइस डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अब हम कोर्स के ज़्यादा आपके लिए डिटेल में जाना शुरू हो गए हैं। तो पहले मैंने मार्केटिंग मिक्स वगैरह, मार्केटिंग की छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई। तो ये मैंने शुरू में भी कहा था अपने इस कोर्स के कि पार्ट नंबर 3, यानी कि ये जिन चैप्टर्स पे अब आजकल हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये पार्ट नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द मार्केटिंग जो है या मैक्सिमम डिटेल्स ऑफ द मार्केटिंग कोर्स जो है वो कवर हो रही होंगी। तो इस हवाले से ये जो पहला एलिमेंट आप डिस्कस करेंगे हम आज प्राइसिंग का, इट्स part of marketing mix and it's very important. It's very important from the marketing aspect. Company and product cost की बात होगी आज तीसरे टॉपिक में। तो पहली बात कि व्हाट इज द प्राइस। प्राइस जनरली हम कीमत के वर्ड, उर्दू का इसका मतलब कीमत होता है। तो प्राइस को भी 2 हिस्सों में या 2 तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, वो कि जो आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पे खर्च हुई है, और दूसरी आपकी सेल प्राइस होती है। सेल प्राइस वो है जिस प्राइस पे आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं। ये एक ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट है जिससे मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर का, कि प्राइस होता क्या है। एक ऐसी कीमत जो आपके उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने पे खर्च हुई, वो एक्सपेंसेस आपके। उसके बाद दूसरी कीमत वो है कि जिस कीमत पे आप उसको बेच रहे हैं। तो इन दोनों कीमतों में डिफरेंस इस वजह से होता है कि बिजनेसमैन या कोई भी मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा जो है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा जो है, उसका मेन पर्पस ये होगा कि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके, कुछ फायदा उसे मिल सके उस बिजनेस करने का। डेफिनेटली द कंसर्न ऑफ बिजनेस इज नॉट टू डू द सोशल वेलफेयर ओनली। कंसर्न ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मैं इस चीज़ पे पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के अंदर जब आप कुछ पैसे ऐड कर देते हैं जो कि आपका प्रॉफिट कहलाता है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ नोन एज द मार्कअप ऑल्सो। मार्कअप एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। मार्कअप एक टेक्निकल टर्म है जो आगे हम कवर कर रहे हैं, तो इसको भी मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। द कॉस्ट प्राइस, उसमें जब हम मार्कअप ऐड कर देते हैं तो हमारी सेल प्राइस बन जाती है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है प्राइस के हवाले से। पहली चीज जो व्हाट इज द प्राइस के हवाले से किताब कह रही है जी, प्राइस इज अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट कंज्यूमर्स गिव अप इन ऑर्डर टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। In fact, the amount of money charged against a product or service, charged against a product इसलिए कि चार्ज किया जाता है कस्टमर से और कस्टमर वो पैसे पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, इन द फॉर्म ऑफ द सेल प्राइस। और बेसिकली ये होता है ऑल सम ऑफ वैल्यूज, वो तमाम वैल्यूज जो उस मैन्युफैक्चरर ने ऐड की हैं कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए जो वैल्यूज ऐड कर रहा होगा उस वैल्यूज का कॉम्बिनेशन मिला के आपकी प्राइस बनेगी। प्राइस के हवाले से इट इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू। ऑल अदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द कॉस्ट। जब आप 4 एलिमेंट्स जो हैं टोटल, जिसमें इसमें सिर्फ प्राइस को देखें तो ये आपका रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है। रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एलिमेंट का मतलब ये कि यहाँ पर जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो प्लस कुछ प्रॉफिट आपको रिटर्न होता है। इनफैक्ट जब आप प्लेसमेंट की बात करते हैं, प्लेसमेंट पे आपके कुछ पैसे खर्च हो रहे होते हैं। जब आप प्रमोशन की बात करते हैं उस पर कुछ पैसे खर्च हो रहे होते हैं। प्रोडक्ट की बात करते हैं उस पर कुछ पैसे खर्च हो रहे होते हैं। तो बाकी तीनों एलिमेंट्स आपका सिर्फ एक्सपेंस करवा रहे हैं। वाइल ये जो चौथा एलिमेंट है प्राइस का, ये कंज्यूमर से पैसे लेके आपको देगा और जो पैसे आपने एक्सपेंस जो आपने किए, जो आपने वैल्यूज प्रोवाइड करने पे पैसे खर्चा किए, उस खर्चे के साथ कुछ आपको बेनिफिट भी देगा, कुछ आपको इन रिटर्न इससे पैसे मिलेंगे भी थ्रू कस्टमर। सम मैनेजर्स व्यू प्राइसिंग एज अ बिग हेडेक, preferring instead to focus on the other marketing elements, while the smart managers treat pricing as a key strategic tool for creating and capturing the customer value. अब
दो तरह के लोग हैं या दो तरह की आपको मैनेजमेंट मिलेगी। एक ऐसी जो कहती है जी प्राइसिंग तो बहुत ही मुश्किल काम है, प्राइसिंग में हमें ना जाना पड़े, हम उसकी बजाय जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं उसमें देखें कहीं कोई चेंज करके, कोई रद्दो बदल करके हम अपना बेनिफिट ले लें। बट द स्मार्ट मैनेजर्स दे थिंक, द गुड मैनेजर्स जैसे कि आप लोग हैं, कल को आप भी अच्छे स्मार्ट मैनेजर्स बनेंगे इंशाल्लाह, तो दे ट्रीट द प्राइसिंग एज अ की स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। और वो कहते हैं कि जी प्राइसिंग जितनी मैं कॉन्शियसली कर लूंगा, जितनी मैं बेहतर कर लूंगा, उतना मुझे ज्यादा फायदा होगा, उतना मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और कस्टमर वैल्यू मुझे ज्यादा कैप्चर करने का मौका मिलेगा थ्रू प्राइस। While what I see is, what I recommend is that you must see this price as a strategic element, as an important element, और इस पे काफी आपको गौर करना पड़ेगा। अगर आप इस पे गौर कर लेते हैं तो आपके बाकी 3 एलिमेंट्स आपके कम खर्चा कराएंगे। इनफैक्ट अच्छी प्राइस आपने कस्टमर को दी है तो शायद प्रमोशंस पे आपको कम पैसा लगाने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छी प्राइसिंग की है तो शायद आपकी प्लेसमेंट अच्छी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो it is one of the strategic elements, one of the good strategic elements that the good managers, that the smart managers need to see or need to look into। प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया मैंने कि होता क्या है प्राइस। अब जरा आगे चलते हैं जी। फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन सेटिंग प्राइसेस, ये हमारा मेन थीम है जिसको मैं लेके आगे चल रहा हूँ। और इसमें कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू आपका टॉपिक है नेक्स्ट। कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू पे जब आप बात कर रहे हो तो कस्टमर क्या व्यू लेता है या कस्टमर क्या सोचता है, परसीव करता है अबाउट द वैल्यू। इट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ मच वैल्यू कंज्यूमर्स प्लेस ऑन द बेनिफिट्स they receive from the product and setting a price that captures that value. Understanding what the customer wants, understanding the customer perception about the value, कि वो किस चीज को वैल्यू कह रहा है, कस्टमर जो है वो उसको क्या बेनिफिट्स चाहिए इस प्राइस के अगेंस्ट, एंड अगेन सेटिंग अ प्राइस एंड गिविंग अ प्रोडक्ट इन दैट प्राइस कि जो आपकी वो वैल्यू कैप्चर कर सके। कस्टमर परसेप्शन को या परसेप्शन स्टैंड अलोन एज अ कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर्स में देखा भी है और उससे हमें ये समझ आती है कि कस्टमर की परसेप्शन आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक शायद पोजीशनिंग का एक एलिमेंट है जो बना रहा होता है, शायद पोजीशनिंग का एलिमेंट है जो उस परसेप्शन को चेंज भी कर सकता है। तो आप जब अपनी पोजीशनिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने प्राइसिंग को भी जस्टिफाई करना है कि जी ये जो मैं प्राइस चार्ज कर रहा हूँ कैसे ही आपकी वैल्यू कैप्चर करेगी, कैसे ही आपकी उन वैल्यूज को जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो आपको चाहिए, वो आप कैसे कैप्चर करेंगे। कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू में ही अगली ये बात आ रही है जी। द कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू इनफैक्ट मीन्स द प्राइस सीलिंग। हियर प्राइस सीलिंग, देयर इज नो डिमांड अबव दिस प्राइस, यानी कि एक कॉन्सेप्ट कस्टमर ने अपने दिमाग में फिट किया हुआ है। एक कंज्यूमर के दिमाग में ये चीज जरूर है कि मैं इस प्राइस से ज्यादा ये प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। एक सर्टेन लिमिट उसके पास डिफाइंड है कि दिस इज माय लिमिट टू बाय दैट प्राइस। ये आपकी कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू है। इस कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू से डेफिनेटली दोनों साइड्स पे अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशंस, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिक्स, नेचर ऑफ द मार्केट एंड डिमांड, कंपेटिटर स्ट्रेटजीज एंड प्राइसेस, इन सब में एक आपका मेजर पोर्शन जो है वो इस कंज्यूमर परसेप्शंस का जाता है, ये कस्टमर परसेप्शंस का जाता है। और आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशंस, जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर योर इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स। वाइल जब आप एक्सटर्नल की बात करते हैं तो आपने मार्केट की नेचर, डिमांड की नेचर, कंपेटिटर की स्ट्रेटजीज, उसकी प्राइसिंग, इन सब को कंसिडर करना है। तो यू नीड टू सी कि इस परसेप्शन के मुताबिक मैं क्या काम कर रहा हूँ और मेरा कंपेटिटर क्या काम कर रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ और कंपेटिटर क्या प्राइस दे रहा है। इनफैक्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्राइस एंड द कंपेटिटर्स प्राइस, एंड डेफिनेटली द वैल्यू तो या क्वालिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इन अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशन से आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो आप डिटरमिन कर रहे होते हैं। मींस द प्राइस फ्लोरिंग, द सेकंड कॉन्सेप्ट प्राइस सीलिंग था, जो प्राइस कंज्यूमर मैक्सिमम अपने जहन में रखता है कि दिस इज व्हाट आई कैन पे, दिस इज व्हाट मैक्सिमम आई विल पे। वाइल ऑन द अदर साइड जब आप प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट वो कंपनी की प्राइस है या वो कंपनी की प्राइस फ्लोरिंग है, दैट इज नो प्रॉफिट बिलो दिस प्राइस। कंपनी कहती है कि मैं अगर इस प्राइस से कम बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो
कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से जब वो अपनी परसेप्शन की बात कर रहा है तो प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है। द मैक्सिमम प्राइस वन कैन चार्ज, द मैक्सिमम प्राइस अ कस्टमर कैन अफोर्ड, वो आपकी प्राइस सीलिंग है। ऑन द अदर साइड, बेस्ड ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशंस, आप प्राइस फ्लोरिंग कर रहे होते हैं, यानी कि कंपनी जो है वो प्राइस फ्लोरिंग का काम कर रही होगी। और प्राइस फ्लोरिंग में कंपनी ने ये देखना है कि आई कैन नॉट गेन द बेनिफिट, आई कैन नॉट गेन द प्रॉफिट बिलो दिस प्राइस, यानी कि वो कंपनी की मिनिमम प्राइस हो सकती है कि दिस इज व्हाट मिनिमम आई विल चार्ज, दिस इज व्हाट मिनिमम विल बी माई कॉस्ट। इन्हीं चीजों की आगे डिटेल डिस्कस हो रही है जी। प्राइसिंग के हवाले से पहला कॉन्सेप्ट है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इट यूजेस द बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू, नॉट द सेलर्स कॉस्ट। मीन्स आप प्राइस सीलिंग पे जा रहे हैं, आप फ्लोरिंग में नहीं जा रहे। फ्लोरिंग है मिनिमम प्राइस, while सीलिंग है मैक्सिमम प्राइस, एंड यू सी what the value of consumer is, उस वैल्यू को समझ के आप उसके मुताबिक प्राइसिंग करते हैं, नॉट द सेलर कॉस्ट एज द की टू प्राइसिंग। कि हमारी जो की टू प्राइसिंग है वो है परसेप्शन ऑफ वैल्यू एंड इट इज नॉट द सेलर्स कॉस्ट। कॉस्ट जो मर्जी है, मेरा कंज्यूमर कितने पैसे पे कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज पर द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज कंसर्न। और प्राइस इज कंसिडर्ड बिफोर द मार्केटिंग प्रोग्राम इज सेट। यहां पर आपने मार्केटिंग प्रोग्राम बनाने से पहले कंज्यूमर की परसेप्शन की बेसिस पे, कंज्यूमर की थिंकिंग की बेसिस पे, उसकी प्राइस सीलिंग की बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज व्हाट आई कैन चार्ज फ्रॉम माय कस्टमर। मे बी द कॉस्ट इज वेरी लो, maybe the price flooring that is determined in that case or that can be determined in that case is very low, but because the product is of very importance for the consumers, that is why I have decided कि नहीं जी मैं price ceiling ये है, इस price के नज़दीक में charge करूँ। Maybe I can take an example कि जी product ABC है और उसकी प्राइस फ्लोरिंग जो मैंने की है दैट इज 400 रुपीज, वाइल आई कैन सेल दैट प्रोडक्ट ऑन 100% प्रॉफिट, मैं उसे 800 रुपए में बेच सकता हूँ। या मेरा कंज्यूमर इन सिंपल वर्ड्स 800 रुपए देने के लिए एग्रीड है। जब कंज्यूमर 800 रुपए देने के लिए एग्रीड है तो मैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे काम कर रहा हूँ। और मैं अगर वही प्राइस चार्ज करता हूँ 800 रुपए या 750 रुपए चार्ज करता हूँ तो आई एम डूइंग वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज कस्टमर ड्रिवन while the cost based pricing is product driven। जो मैंने शुरू में आपको कॉस्ट बेस्ड का कॉन्सेप्ट बताया है, जिसमें आपकी कॉस्ट प्राइस है प्लस द प्रॉफिट और द मार्कअप इक्वल्स टू द सेल प्राइस, तो वहां पर आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कर रहे हैं। उस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, इस पे आगे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में डिस्कशन भी है जी। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में योर मेन कंसर्न इज द कस्टमर। यू सी द कस्टमर परसेप्शंस, यू ऑब्जर्व द कस्टमर परसेप्शंस एंड देन यू मूव फर्दर। और वो कैसे हम करते हैं उसको इस फिगर के से मैं एक कंपैरिजन के थ्रू आपको क्लियर करूंगा। पहली चीज है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में डिजाइन अ गुड प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट डिजाइन की। वाइल जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है उसमें आपने किया जी असेस द कस्टमर नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शंस। अब यहां पर तो हम स्ट्रेट अवे डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। डिजाइनिंग के बाद आप डिटरमिन द प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमिन करने के बाद सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट। प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस द प्रॉफिट हमारी सेल प्राइस या वो सेट प्राइस बन जाएगी। एंड इट डेफिनेटली कम्स ऑन टू कन्विंस बायर्स टू प्रोडक्ट्स वैल्यू। आखिर में जाके मैं उन्हें कन्विंस करता हूं इस चीज पे कि जी ये प्राइस मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, बट द वैल्यू इज दिस मच, द वैल्यू इज अप टू दैट लेवल and this is a good value product and you have to buy it, you need to buy it, you have the needs, you have the internal stimuli कि जो आपको कह रहे हैं आप ये प्रोडक्ट खरीदे। ये मेरा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके थ्रू मैं अगर इस प्रोसेस पे चल रहा हूँ तो मैं एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि मैं एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहा हूँ। मे बी द लास्ट 2 लेक्चर्स जो हमने कवर किए हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, उसके हवाले से कि आई हैव टू गो थ्रू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। आई हैव टू डेवलप अ प्रोडक्ट, डेवलप करने के बाद उसको मैंने मार्केट किया, उसको मैंने कमर्शलाइज कर दिए, उसको मैंने लोगों को दे दिए। और अदर वेज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जब आप देख रहे हैं,
इस वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में यू असेस द कंज्यूमर नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, नीड्स एंड वैल्यूज परसेप्शंस को देखा, और फिर इसके बाद हम गए हैं टारगेट प्राइस टू मैच द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। क्या मैं टारगेट प्राइस चार्ज करूं कि जिस प्राइस पे कस्टमर को एतराज ना हो, जिस प्राइस पे कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाए। इनफैक्ट इसके बाद आप डिटरमिन करेंगे द कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड। अब वहां पर हम कॉस्ट सेकंड स्टेप पे डिटरमिन कर रहे थे, वैल्यू उसके बाद कहीं बात कर रहे थे, और प्राइस सेट करने के बाद इधर हम बात कर रहे हैं परसीव्ड वैल्यू की, पहले कि हमने परसीव्ड वैल्यू देखी, उस परसीव्ड वैल्यू के बाद हमने कॉस्ट डिटरमिन की, एंड देन वी डिलीवर द प्रोडक्ट, वी डिजाइन द प्रोडक्ट टू डिलीवर डिजायर्ड वैल्यू एट टारगेट प्राइस। मैं जो मेरी प्राइस, जो मेरी टारगेट प्राइस है, या जो मेरी कंज्यूमर परसेप्शन की बेसिस पे मैंने जो प्राइस डिटरमिन की थी, उस डिटरमिन प्राइस के मुताबिक मैं उस वैल्यू को डिजाइन करता हूँ, एंड डेफिनेटली वो चीज उस तरह की बनेगी, कंज्यूमर की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही होंगी, वो चीज खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपके सामने दो प्रोडक्ट्स का दे लेता हूँ जी। एक है आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक नॉन ब्रांडेड कोई एक कुर्ता बेचने वाली कंपनी है, और दूसरी तरफ बोनेंजा है या जुनैद जमशेद है या किसी मशहूर कंपनी के आपको कुर्ता नजर आ रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस जो है वो शायद उस वैल्यू का है जो मुझे उस ब्रांड नेम के साथ मिल रही है। ब्रांडिंग का चैप्टर मैंने डिस्कस किया, ब्रांडिंग में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया कि शायद आप वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं, शायद आप कंज्यूमर को इस चीज के बारे में बता रहे होते हैं कि द नेम अटैच्ड विद दैट प्रोडक्ट इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस फॉर यू। आप किसी मशहूर ब्रांड के कपड़े पहने और किसी अनब्रांडेड दुकान से जाके कपड़े खरीद ले, दोनों में द डिफरेंस इज मे बी द क्वालिटी। मैं ये नहीं कहता कि जी जो ब्रांडेड चीज़ है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ब्रांडिंग उसी चीज़ की ज़्यादा अच्छी हो सकती है, या वो ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर होगा जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। बट फॉर एग्जाम्पल वी कंपेयर अ कुर्ता ऑफ अ नॉन ब्रांडेड फर्म विद अ कुर्ता ऑफ बोनेंजा। तो बोनेंजा क्यों आपको कुर्ता 3000 या 4000 का बेच रहे हैं, जबकि दूसरी किसी अननोन कंपनी का या किसी छोटे ब्रांड का कुर्ता आपको शायद 1500 रुपए में मिल जाता है। हाफ द प्राइस आपको वो अनब्रांडेड कुर्ता मिल गया, हाफ द प्राइस ऑफ, लेट्स से मैं आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन इंस्टेंस, और मैं एक्चुअल वैल्यूज आपके सामने, ये एक्चुअल प्राइसेस कोट नहीं कर रहा, और मैं ये कहता हूँ कि बोनेंजा की हाफ प्राइस में आपको एक अनब्रांडेड कुर्ता मिल जाएगा। तो वहां पर शायद बोनेंजा इज डूइंग वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, बोनेंजा इज थिंकिंग कि जी मैं अपने नाम के साथ अगर कुर्ता को लॉन्च करता हूं तो कंज्यूमर कितने पैसे देने पे राजी है, कंज्यूमर क्या मुझे 3000 रुपया दे देगा ऑन द अदर साइड, और वहां पर है भी फिक्स प्राइस है, यू कैन नॉट बार्गेन। वाइल एक अनब्रांडेड कुर्ता है उसके साथ आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, 1500 का बताता है, आप बार्गेन करके 1200-1300 में वो खरीद लेते। तो अब दिस इज व्हाट कॉस्ट बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है। स्टार्ट में कंपनीज को बिकॉज दे आर नॉट हैविंग पॉपुलर ब्रांड नेम्स और फेमिलियर ब्रांड नेम्स, उनको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करनी पड़ती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की तरफ जा सकती हैं। इनफैक्ट द ऑथर, जो इस किताब के ऑथर है फिलिप कॉटलर और गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका भी ओपिनियन यही है कि एज ऑल द अदर थिंग्स इन मार्केटिंग स्टार्ट फ्रॉम कंज्यूमर। हम किसी भी चीज की बात करते हैं मार्केटिंग में, वी स्टार्ट फ्रॉम कंज्यूमर, हम कंज्यूमर से ही उस चीज को लेके आगे चलते हैं। तो व्हाई नॉट दिस प्राइसिंग, प्राइसिंग को भी आप, अच्छी कंपनीज जो है वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करती हैं, और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग से कंज्यूमर को शायद ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो ब्रांड नेम आपका ज्यादा बिकेगा, कंपनी आपकी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेगी। आगे चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके जी। वैल्यू बेस्ड और कॉस्ट बेस्ड का एक कंपैरिजन हमने देख लिया। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, गुड वैल्यू प्राइसिंग और वैल्यू एडेड प्राइसिंग, ये भी आगे फर्दर टाइप्स हैं हमारी प्राइसिंग की। मैंने प्राइसिंग के हवाले से कोशिश की है जी आज मैंने, ऑल्दो इट सीम्स वेरी ऑड कि जी मार्केटिंग में न्यूमेरिकल्स, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को कुछ को कंपेयर किया सो दैट आप ये प्राइसिंग का एलिमेंट जो है इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके कि लेट्स से हमने कॉस्ट प्राइस है तो वो कैसे, हमने मार्कअप कैसे निकालना है, हमने ब्रेक इवन पॉइंट है जिसके बारे में मैं आगे डिस्कशन कर रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैंने न्यूमेरिकल्स भी में ऐड किए हैं। तो ये गुड वैल्यू प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और वैल्यू एडेड प्राइसिंग, इनकी डिटेल्स देखेंगे आगे फर्दर वो आएंगी जब चीजें तो उनको फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे। साथ साथ हम गुड वैल्यू प्राइसिंग पहला कॉन्सेप्ट है। गुड वैल्यू प्राइसिंग ऑफर्स द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस टू अ फेयर प्राइस।
एक फेयर प्राइस पे आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, अच्छी सर्विस मिल जाती है, तो आप बीइंग अ कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो इसको बुकिश टर्म्स में हमने गुड वैल्यू प्राइसिंग का नाम दिया है। एग्जिस्टिंग ब्रांड्स आर बीइंग रीडिजाइंड टू ऑफर मोर क्वालिटी फॉर अ गिवन प्राइस और द सेम क्वालिटी फॉर लेस प्राइस। क्वालिटी वही रहेगी, कीमत कम कर दी है, क्वालिटी बढ़ा दी है, कीमत वही रहेगी। अब दिस इज व्हाट जनरली द कंपनीज डू, कि मैं वही पैसे आपसे चार्ज कर रहा हूं विद एन इम्प्रूव्ड फॉर्मूला, विद एन इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड, विद एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी। ऑन द अदर साइड ऐसा भी हो सकता है जी, क्वालिटी वही रहेगी, कीमत कम कर दी है, आपके लिए हमने कीमत कम कर दी है। इट कैन बी एनी डिस्काउंट ड्यू टू समथिंग, due to some offer, due to some seasonal sales, seasonal increase in sales or things like that. तो गुड वैल्यू प्राइसिंग में आप बेसिकली कंज्यूमर को एक ऑप्शन दे रहे होते हैं कि यू कैन हैव द सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट विद अ लोअर प्राइस और ऑन द सेम प्राइस विद अ हायर क्वालिटी। गुड वैल्यू प्राइसिंग के बाद नेक्स्ट चीज है जी एवरीडे लो प्राइसिंग, EDLP। EDLP की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आप डेली बेसिस पे यू आर चार्जिंग लो प्राइसेस देन योर कंपेटिटर्स। तो आप कह सकते हैं वो कंपनी एवरीडे लो प्राइसिंग EDLP में जा रही होगी। जनरली जब द टेम्पररी प्राइस डिस्काउंट्स आर गिवन, आप टेम्पररी प्राइस डिस्काउंट्स आपके रिटेलर्स भी दे रहे होते हैं। जो हमने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में जब देखा था उस वक्त हमने कहा था जी हमारी नेशनल प्रोडक्ट्स भी होती हैं और हमारी रिटेल प्रोडक्ट्स भी होती है, या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स जिनको मैंने कहा था। हमारे और भी टाइप्स थी खैर, लेकिन इन दो को अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स जो हैं वहां पे भी आपको कई दफा कंपैरिजन मिल रहा होता है। एवरीडे लो प्राइसिंग या EDLP का कॉन्सेप्ट मिल रहा होता है कि एक्चुअल प्राइस, द रिटर्न प्राइस और द रिटेल प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज लेट्स से 450 रुपीज। बाकी सारी दुकानों में 450 रुपए की बिक रही है, लेकिन मेरे स्टोर पे वो 440 रुपए की बिक रही है। What I am giving you as an incentive is that 10 rupees discount। वो 10 रुपीज मैं खुद बेयर कर रहा हूँ। Being a distributor, it's my burden कि जो मैंने आप पे नहीं डाला या आपका कुछ बर्डन मैंने शेयर कर लिया। उसकी वजह से होगा क्या, ये EDLP जो है ये आपकी डेली सेल्स बढ़ा देती है, या ये आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर देती है कि इस स्टोर पे, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, इस रिटेलर के पास कम प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। On the other side, companies also do the same thing. They give you the temporary price discounts, like they offer the sales, they offer the stock clearance sales. गर्मियों के सीजन के जो कपड़े होते हैं वो एट द एंड ऑफ समर सीजन उन पे सेल लग जाती है, ताकि वो जो रिमेनिंग स्टॉक है वो बिक सके, लोग ज्यादा खरीदना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह स्वेटर्स पे आपको सर्दियों के एंड पे, सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं तो डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह ये नहीं है कि जी वो स्वेटर्स या वो गर्मियों का स्टफ जो है वो अगली दफा नहीं बिक सकता, लेकिन इसकी वजह ये है कि मेरे पास पीछे फैक्ट्री में जगह ही नहीं है, मैं उस चीज को स्टोर कहाँ पे करूंगा। बिकॉज इन समर सीजन व्हेन वी आर वेयरिंग टी-शर्ट्स, व्हेन वी आर वेयरिंग समर क्लॉथ्स, तो फैक्ट्री उस वक्त बंद तो नहीं बैठी हुई, फैक्ट्री तो अपना काम कर रही है। फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग द विंटर सीजन प्रोडक्ट्स, वो स्वेटर्स बना रहे हैं बैठे हुए। और जब आप ये कहते हैं कि जी मैंने 100 यूनिट्स बाजार में आपको बेचने के लिए दिए थे, उसमें से ये 20 यूनिट वापस ले ले, दोबारा अपनी फैक्ट्री के वेयर हाउस में रख ले, तो वेयर हाउस में तो जगह ही नहीं है, वहां पे तो स्वेटर्स पहले से डंप हुई हुई हैं जो कि मैंने अगले सीजन में मार्केट में ला के बेचनी है। तो कंपनीज फील इट मोर गुड, कंपनीज फील इट मोर कन्वीनियंट कि वो उस प्रोडक्ट को वहीं पे एवरीडे लो प्राइसिंग के थ्रू ही बेच दे, EDLP के थ्रू उन प्राइसेस जो उन्होंने ओरिजिनली चार्ज करनी थी उनको थोड़ा सा कम कर दें और कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट खरीद लें। वाइल ये चीज अगर मेरी बिक जाएगी तो अगला स्टॉक मेरा जब आ जाएगा, सर्दियों का सीजन का स्टॉक जब मेरे पास जैसे ही सीजन चेंज हुआ मार्केट में आ जाएगा, कंपनी अगेन द मैन्युफैक्चरर अगेन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द टी-शर्ट्स, वो अपने टी-शर्ट्स बना के स्टोर में रखता रहेगा, और जैसे ही सीजन चेंज हुआ फिर अगेन दिस साइकिल गोज ऑन। खासतौर पे जो सीजनल प्रोडक्ट्स है उनके हवाले से, तो ये EDLP भी सीजनल प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई लो प्राइसिंग, इट इन्वॉल्व्स the next category is high low pricing, so it involves charging higher prices on a everyday basis but running frequent promotions, lower prices temporarily on selected items. आपकी कीमतें हाई हैं, कीमतें आप ज्यादा चार्ज करते हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है वो महंगी बहुत है, लेकिन आप
कोई ना कोई किसी ना किसी आइटम पे, किसी ना किसी चीज पे सेल लगा देते, डील ऑफ द डे के नाम से या सेल ऑफ द मंथ के नाम से। इस तरह से आपने डेली बेसिस पे आपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे लो कर दी हैं प्राइसेस, तो लोग उन चीज़ों को खरीद रहे होंगे। फ्रीक्वेंटली लोग आएंगे और देखेंगे जी आज डील ऑफ द डे क्या है, या आज जो है वो किस चीज़ पे सेल लगी हुई है, किस चीज़ पे डिस्काउंट मिल रहा है, वो खरीद लेंगे। लोग रमज़ान में ऐसे काम कर रहे होते हैं, अक्सर रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं। तो हाई लो प्राइसिंग भी इट्स वन ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, वन ऑफ द वेज टू चार्ज प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर्स। वैल्यू एडेड प्राइसिंग है, इट अटैचेस द वैल्यू एड, जो हमने वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट देखा भी है जी, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का देखा भी है, उसी तरह से वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट है जो कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर ही मजीद आ रहा है। इट अटैचेस वैल्यू एडेड फीचर्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंशिएट ऑफर्स, support higher prices and build pricing power. Pricing power is the ability to escape price competition and to justify higher prices and margins without losing the market share. आप प्राइसिंग पावर जो है उसको डिफाइन यहाँ पे जिस तरह से किया कि प्राइसिंग पावर ये है कि आप चार्ज ज्यादा कर रहे हैं, आप पैसे ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन आप उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। द क्वालिटी फैक्टर, द हाइजीन फैक्टर, द क्लीनलीनेस फैक्टर, द एनवायरमेंट फैक्टर, कैन बी एनीथिंग, किसी भी तरह से आप उस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं तो लोग आपकी वो चीज खरीद लेते हैं, वो हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं। दिस इज व्हाट वैल्यू एडेड प्राइसिंग इज, कि आपने किसी एक चीज पे फोकस किया हुआ है, आपने कहा है कि जी ये चीज है जिसकी वजह से मैं आपसे पैसे ज्यादा चार्ज कर रहा हूं। ऑन द अदर साइड यू सपोर्ट द हायर प्राइसेस, you differentiate the offers, you offer the features and services to the consumers in such a way कि वो कंज्यूमर को एक कंपैरिजन मिलेगा कंपेटिटर से, कि मेरा कंपेटिटर अगर मुझे ये चीज 20 रुपए में बेच रहा है और दूसरी जगह पे ये चीज 30 रुपए की मिल रही है, तो क्यों 30 रुपए की मिल रही है, क्या रीजन है कि ये चीज अच्छी है, क्या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्या उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्या उस जो एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बैठ के आप वो सर्विस कंज्यूम कर सकते हैं, जहाँ से आप जाके प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्या वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी added value that you are giving to your consumers against that product, and it can be a service attached to the consumer product. एक tangible product के साथ जो service attach की हुई है वो service भी हो सकती है। value added pricing में आप लोगों से अपनी high price charge करने की justification उनको दिखा रहे होते हैं, justification उनको बता रहे होते हैं बेसिकली। वैल्यू एडेड प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा जी। इसके बाद हम आगे चलेंगे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पे, दैट आई हैव डिस्कस्ड थ्रू अ कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इन द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर इट्स एफर्ट एंड रिस्क। इन अदर वर्ड्स, जो हमने फिगर देखी थी उसको दोबारा थोड़ा सा मैं रिकॉल करें अगर आप, तो मैंने ये कहा था कि आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने की बनेगी, उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप मार्केट में लाने के बाद आप कंज्यूमर को कहते हैं बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है जी खरीदो। आप उसको वैल्यू एडिशन इस तरह से कर रहे होंगे, या आप उसको उसकी क्वालिटी पे इस तरह से मना लेंगे कि हाँ जी इसकी क्वालिटी अच्छी है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एड अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो मैंने अभी शुरू में भी बात की कि मार्कअप जो है वो आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो प्राइसिंग के अंदर ऐड किया जाता है जिसको प्रॉफिट का नाम भी देंगे, जिसको हम मैन्युफैक्चरर्स शेयर का नाम भी दे देंगे कि जी ये मैन्युफैक्चरर का हिस्सा है, ये जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसका हिस्सा है, ये कंज्यूमर की जेब में से बेशक पैसे निकल रहे हैं लेकिन खर्चे पूरे करने के बाद ये जो पैसे बच गए हैं ये मैन्युफैक्चरर की जेब में चले जाएंगे। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के बाद टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिक्स कॉस्ट होती हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट होती हैं और टोटल कॉस्ट होती हैं। अगर इसको आप फिगर को देखेंगे तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं जो कि शायद इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा आसान बना देंगी। फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में हम जब वेरिएबल कॉस्ट जमा कर देते हैं तो वो टोटल कॉस्ट बन जाती है। फिक्स कॉस्ट है वो आपके एक्सपेंसेस, वो आपके खर्चे जो कि
चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, चाहे आप एक सर्टेन लिमिट है जो लिमिट डिफाइन की हुई है जहाँ पे जिसके बारे में आगे बात हो रही है, उस लिमिट से ऊपर जब जाएंगे तब आपकी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होना शुरू होगी। बहुत ही सादा सी एग्जांपल आपको देने लगा हूं कि एक मशीन के वर्किंग आवर्स जो है, वर्किंग आवर्स का मतलब आप अगर एक गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी के इंजन की एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ कि वो कितनी देर चलेगा, कितनी देर कॉन्टिन्यूसली चलेगा। उसके बाद आप फील करते हैं कि आपको एफिशिएंसी वो नहीं मिल रही। एफिशिएंसी वो ना मिलने का मतलब फ्यूल ज्यादा खाना शुरू कर दिया, गाड़ी हीटअप हो गई है, कोई आपको और फॉल्ट नजर आना शुरू हो गए हैं गाड़ी में। अब ये मैक्सिमम रनिंग कैपेसिटी होगी, और मैं ये एज्यूम करता हूं कि वो मैक्सिमम रनिंग कैपेसिटी एक मशीन की जो कि कोई एक प्रोडक्ट बना रही है, किसी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बॉटलर्स जो है उन्होंने बॉटल प्रोड्यूस करने के लिए 8 घंटे या 9 घंटे एक मशीन को चलाना है, तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देगी। 9 घंटों के बाद 10वें घंटे अगर आप उसे चलाएंगे तो मशीन जो है वो उसकी वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगी, उसके आप ये कह लें कि उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, शायद वो उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर सकेगी। इन अदर वर्ड्स, आप एक सर्टेन लिमिट तक अगर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपका बिल आएगा जी लेट से 50,000 रुपये मंथली या 40,000 रुपये मंथली। मैं एक प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहा हूँ, और आई कैन हैव एन आइडिया कि जी बिजली ना होने के बावजूद 40-50,000 रुपये बिल आ सकता है। इवन कंज्यूमर बिल्स जो हैं वो भी 40-50,000 रुपये तक लोगों के पहुँच गए। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी मदद करे इस मामले में। जहाँ बुरा वक्त है वहाँ अच्छा वक्त भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। वो एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, आई एम गोइंग आउट ऑफ द कोर्स, बट एक दफ़ा किसी बादशाह ने किसी को बुलाया था और उसने कहा कि मुझे मेरी अंगूठी के ऊपर ऐसी चीज़ लिख के दो कि जिसको मैं देखूं, और जब बुरा वक्त हो तो मुझे तब भी मैं परेशान बैठा हूँ, इफ़ आई एम सैड तो मैं खुश हो जाऊँ, और अगर मैं खुश बैठा हुआ हूँ तो मैं परेशान हो जाऊँ। मीन्स मुझे कभी भी वो उस स्टेटमेंट से ना खुशी हो और ना मैं परेशान हो सकूं। तो उसने एक बंदे ने उस अंगूठी पे लिख के दिया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने भी। पाकिस्तान के हालात अगर आज बुरे हैं तो इंशाल्लाह इसके हालात अच्छे भी थे और अच्छे हो भी जाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। कमिंग बैक टू द टॉपिक जी, सॉरी फॉर दिस इररिलेवेंट डिस्कशन, लेकिन मकसद सिर्फ ये समझाने का था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट हमारी वो सारी हैं कि जो इनकर होनी ही होनी है। आपकी वो बिजली जो कंज्यूम हो रही है, आपके जो उस मशीन के कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपकी इनकर होनी ही होनी है। इनफैक्ट मैं ये कह लूँ कि मैंने अगर वो मशीन रेंट पे ली है और वो मशीन मैं 8 घंटे रेंट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो रेंट मैंने पे करना ही करना है। या एक बिल्डिंग आपने किराए पे ले ली है, जिस बिल्डिंग में आपने सोचा था आप अपना ऑफिस बनाएंगे, आप वहां पे ऑफिस बनाएं या ना बनाएं, एक फिक्स कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट है जब आप उस फिक्स कॉस्ट के बाद कुछ और करना चाहते हैं, एक सर्टेन लिमिट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जब आप एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने की बात करते हैं। 100 यूनिट्स तक आपकी फिक्स कॉस्ट में इंक्लूडेड है, और 100 यूनिट से ऊपर जब आप जा रहे होंगे, आपने एडिशनल 10 यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए आपको मजदूरों को पार्ट टाइम भी देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बिजली भी कंज्यूम करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको उस मशीन के जिसके वर्किंग आवर्स 8 या 9 घंटे थे उसको थोड़ी देर और कंज्यूम करना पड़ेगा। इस तरह बहुत से खर्चे होंगे। तो टोटल कॉस्ट मिला के बनाई जाती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से। तो फिक्स कॉस्ट जनरली दे आर रेंट, हीटिंग, इंटरेस्ट, एग्जीक्यूटिव सैलरीज, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। दैट डू नॉट वेरी विद प्रोडक्शन और सेल लेवल। प्रोडक्शन से या सेल्स लेवल से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जो एग्जीक्यूटिव की सैलरी है, जो एक बंदे की तनख्वाह है, वो वही रहेगी। हाँ, अगर उसको आपने उसके साथ कुछ कमीशन वगैरह ऑफर किया है तो हो सकता है सेल से उसका कुछ कमीशन वेरी हो जाए, लेकिन बात यहाँ पे सैलरीज की हो रही है, तो सैलरीज उसकी उतनी ही रहेगी। जो इंटरेस्ट आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है या कोई आपने पैसे किसी से उधार लिए हैं, उस पर आपने इंटरेस्ट पे करना है, अगर बैंक की हम बात कर ले तो वो इंटरेस्ट वही रहेगा। आपके प्रोडक्शन लेवल ऑफ प्रोडक्शन से वो इंटरेस्ट बढ़ नहीं जाएगा। हीटिंग या रेंट का जो ऑप्शंस हैं, जो अभी मैंने डिस्कस भी कर रहा था, वो आपकी वही रहेंगी, वो आपकी बढ़ नहीं सकती। फिर इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हैं जो बढ़ जाएंगी जब आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन जब आपका बढ़ेगा।
जब आपके नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होंगे तो आपकी डेफिनेटली पैकेजिंग के खर्चे बढ़ जाएंगे। कॉस्ट दैट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज़्यादा की, मुझे ज़्यादा चीज़ों की पैकेजिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, और वो वेरिएबल कॉस्ट आपकी ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट पे एक अच्छा खासा इफेक्ट डालती हैं। मींस अगर पहले 100 यूनिट आपने प्रोड्यूस करने थे और वो टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट में वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वहां पर अगर आपकी पर यूनिट कॉस्ट आती है 20 रुपीज, तो इट इज अ प्रोबेबल चांस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि वो 20 से 22 रुपीज पे या 23 रुपीज पे चली जाएगी जब आप एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यानी कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मैं दोबारा इस चीज को इस तरह से बता देता हूं कि जी फिक्स्ड कॉस्ट या आप फिक्स्ड कॉस्ट जब सिर्फ इनकर कर रहे हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका सेम है, जो पिछले महीने आपने प्रोड्यूस किया वही इस महीने प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही इससे अगले महीने प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर ये सिचुएशन है तो आप पर मंथ आपका पर यूनिट जो है वो आपका $20 या 20 रुपीज, ये $20 इसलिए मेरे जहन में आ रहा है कि जो न्यूमेरिकल्स आज मैंने डाले उसमें एक वैल्यू $20 भी है, तो वो $20 भी आगे जस्टिफाई में करूंगा। $20 अगर आपकी एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है और आप 100 यूनिट्स पर डे बनाते हैं, 100 यूनिट से ऊपर आप जाते हैं, आप हर रोज एडिशनल 20 यूनिट बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो एडिशनल यूनिट बनाने पे एक्सपेंस $20 नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है वो वहां पर एक्सपेंस $27 या $28 पर यूनिट आ जाए। $7 या $8 का इजाफा उसमें आ जाएगा, 7 या 8 रुपए का आप कह लें उसमें इजाफा आ जाएगा। अब वो 7 या 8 रुपए मैं बजाय इसके कि मैं वो 10 यूनिट्स पे डिवाइड करूं, मैं उस 7 रुपए को डिवाइड करूंगा ओवरऑल 110 यूनिट्स पे जो मैंने टोटल उस दिन प्रोड्यूस किए, बजाय इसके कि मैं 100 यूनिट्स पे कहूँ जी ये 20 रुपए के बने और बाकी जो 10 यूनिट्स हैं वो 27 रुपए के बने। मैं ये कहूंगा कि मेरे आज की जो प्रोडक्शन हुई है उसमें पर यूनिट कॉस्ट मेरी 22 रुपीज आई है या 21.5 रुपीज आई है, और इस वजह से आपकी जब वेरिएबल कॉस्ट इनकर होना शुरू होती है, टोटल कॉस्ट बढ़ती है और वो आपका अफेक्ट डालती है आपके पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर भी। वेरिएबल कॉस्ट के बाद टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था आर द सेम फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक गिवन लेवल, एक सर्टेन लेवल पे ये टोटल कॉस्ट एक ही रहती है, टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होती। while एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऊपर नीचे होने की वजह से वो चेंज हो जाएगी, तो एवरेज कॉस्ट चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल कॉस्ट इज जनरली द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड टू अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आपने एक सर्टेन लेवल अचीव करना है, आपने एक दिन में 120 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, चाहे आपकी कैपेसिटी 100 की है या चाहे आपकी वो जो इनिशियल प्रोडक्शन थी वो 100 की है। अब डिमांड क्योंकि 120 की है तो आप किसी न किसी तरह से कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा के, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करके $120 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो है ये आपकी टोटल कॉस्ट पे इंक्रीज डाल देगा, और ये आपकी एवरेज कॉस्ट भी एसोसिएट होती है आपके लेवल ऑफ आउटपुट पे, क्या आपकी आउटपुट कितनी आती है उसके हिसाब से वेरी कर रही होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इट सेज adds a standard markup to the cost of the product। ये cost plus pricing है, it's a detailed concept discussed under the cost based pricing। तो ये वही उसी चीज की रिपीटेशन है बेसिकली कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप, एक स्टैंडर्ड पैसे आपने ऐड कर दिए अपने ओरिजिनल प्राइस के अंदर। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के बेनिफिट, सेलर्स आर सर्टेन अबाउट द कॉस्ट, दे नो व्हाट द कॉस्ट इज। प्राइसेस आर सिमिलर इन इंडस्ट्री एंड प्राइस कंपटीशन इज मिनिमाइज्ड। एक जैसी ही प्राइसेस सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे हैं तो तकरीबन सब लोग एक जैसी ही प्राइसेस चार्ज कर रहे होंगे। कंज्यूमर फील इट इज फेयर, कंज्यूमर कहता है हाँ जी ये इतनी तो चीज इसके बनाने में खर्चा आ गया होगा, तो वो समझता है कि ये प्रोडक्ट जो मेरे से, ये जो प्राइस मेरे से चार्ज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की, इट्स फेयर। डिसएडवांटेजेस हैं, इट इग्नोर्स द डिमांड एट कंपैरेटिव प्राइसेस। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको कंपैरेटिव प्राइसेस का अंदाजा नहीं होता, आप कहते हैं जी मैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर रहा हूँ, वाइल ऑन द अदर साइड कंज्यूमर आपका कंपैरेटर जो है वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं नहीं जी मैं तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करूंगा। रीजन इज के वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में मुझे फायदा ज्यादा है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। और समटाइम्स यू इग्नोर द डिमांड, आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पे, आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में प्रोडक्शन किए जा रहे हैं और आप ये नहीं देख रहे कि आपकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, वेरी कर रही है।
कम और ज़्यादा हो रही है, आप उस हिसाब से प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि आपने जो आपकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है उसको देखते हुए आपने प्रोडक्शन करते जाना है। सिंपलेस्ट प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसको मैं इस एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपकी किताब में दी हुई है जी, पेज नंबर 297 ऑफ चैप्टर 10। इसमें एक टोस्टर की एग्जाम्पल दी हुई है कि एक टोस्टर बनाने वाली कंपनी है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट उसकी आ रही है $10 और रुपीज आप कह लें इसको। आई एम यूजिंग द सेम फिगर्स, आई एम यूजिंग द सेम करेंसी बिकॉज आपको वो जब आप किताब पढ़ रहे हो तो ज़्यादा मुश्किल ना हो। वेरिएबल कॉस्ट आ गई $10, फिक्स कॉस्ट आ गई $300,000 और आपके एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स जो हैं कि जितने यूनिट्स मेरे बिक जाएंगे तकरीबन वो हैं जी 50,000। तो अब फाइंडिंग द मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट पर टोस्टर, ये फॉर्मूला है जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट सेल्स, ये आपको फॉर्मूला है। और इसमें मैंने वो वैल्यूज पुट की हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी हैं। वेरिएबल कॉस्ट की मेरे पास वैल्यू थी $10 प्लस 300,000 मेरी कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट जिसको मैंने कहा है, और 50,000 यूनिट्स हैं जो मैंने सेल करने हैं, ये सेल होंगे मेरे। इन एंटिसिपेशन मैंने लिख लिया 50,000। तो अब ये मेरी यूनिट कॉस्ट जो आ गई है वो है $16 मेरी यूनिट कॉस्ट आ गई। अगेन अब ये देखे, कंफ्यूज नहीं करना इस चीज को, दिस इज यूनिट कॉस्ट। यहां पर मैंने कहीं पे भी इस पूरी स्लाइड में आपको मार्कअप का वर्ड नजर नहीं आ रहा। व्हाई? बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सीइंग what is the expense that I have to incur, what is the expense that will be incurred on producing that product, on manufacturing that product. While जो इससे अगली बात है नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख लें जी, suppose the manufacturer wants to earn a 20% markup on sales। वो ये कह रहे हैं कि जी जो टोस्टर बनाने वाले कंपनी थी उसने कहा कि मैं 20% मार्कअप चार्ज करूंगी सेल्स पे, 20% प्रॉफिट मैंने लेना है, 20% मैंने पैसे बचाने हैं। तो मार्कअप प्राइस अब हमने आइडेंटिफाई करनी है मार्कअप प्राइस, ये हमारा नेक्स्ट काम है। मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट, ये फॉर्मूला है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, मैं इसको जरा एक गोल दायरा आपके लिए लगा रहा हूं सो दैट आप समझ सकें। मार्कअप प्राइस इक्वल्स टू यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न ऑन सेल्स। ये desired return on sales and what the manufacturer want to earn, how much percentage of markup the manufacturer want to earn, ये सेम है। हमने यूनिट कॉस्ट अभी पिछली स्लाइड पे निकाली, दैट इज $16। इसको डिवाइड किया हमने 1 माइनस 0.2 से। 0.2 से क्यों हम कर रहे हैं कि जी यहाँ पर 20% था, और जब आप परसेंटेज को लिखेंगे तो परसेंटेज साइन हटाने के लिए हमें 20 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, और ये 20 डिवाइडेड बाय 100 हमें जवाब देता है 0.2। दैट इज वाई यहाँ पर 0.2 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। 1 माइनस 0.2 द आंसर इज 0.8। 0.8 को जब आपने $16 को आपने जब डिवाइड किया 0.8 से, तो यू गेट एन आंसर दैट इज $20। अब ये जो $20 है, दिस इज द मार्कअप प्राइस। 20 रुपए जो है वो आप मार्कअप चार्ज कर रहे हैं। द मैन्युफैक्चरर विल चार्ज डीलर्स $20 पर टोस्टर। $20 पर टोस्टर इसलिए कि अब इसके अंदर, इस $20 के अंदर मेरी कॉस्ट भी शामिल है और मेरा प्रॉफिट भी शामिल है। ये मेरी मार्कअप प्राइस है। और every on sale of every toaster the company will earn a profit of $4। जो टोस्टर बनाने वाली कंपनी थी उसने मार्कअप की कैलकुलेशन के बाद जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को $20 पे एक टोस्टर बेच दी है, अब वो $4 उस हर टोस्टर पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। $4 का उन्हें फायदा हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, ब्रेक इवन प्राइसिंग की हम बात करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि ब्रेक इवन होता क्या है। इट्स अ सर्टेन पॉइंट व्हेन ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। इसकी ब्रेक इवन पॉइंट की भी कैलकुलेशंस आगे आ रही हैं जी इससे अगली स्लाइड में, और वहां पे मैं ज्यादा क्लियर कर सकूंगा।
और इसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेके चल रहा हूँ एज पर द बुक। किताब में भी यही एग्जाम्पल दी हुई है कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए या वहाँ की कैलकुलेशन समझाने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस लर्निंग मोड, वर्चुअल मोड, जिसके थ्रू मैं आप तक हूँ, तो शायद ज़्यादा आसान होगा अगर मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके चलूँ। ब्रेक इवन प्राइसिंग इज द प्राइस एट विच द टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू। जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है, जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट वापस आ जाती है आपके पास, जितने पैसे आपने खर्च किए हैं उतने ही पैसे आपके पास वापस आ गए, तो अब आप कहेंगे कि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। जनरली द कंपनीज ऑफर बिग सेल्स लाइक 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, इवन बाय वन गेट वन फ्री। तो ये कंपनीज उसी वक्त करेंगे जिस वक्त इस पॉइंट से आगे चली जाएंगी। कोई भी कंपनी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने ब्रेक इवन अचीव करने से पहले ह्यूज डिस्काउंट्स देना शुरू कर दे, बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स देना शुरू कर दे, एंड देयर इज नो प्रॉफिट। इस स्टेज पे जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जी आपके द टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू, तो उस वक्त आप फिर प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे, उस वक्त आप प्रॉफिट को एक साइड पे रख देंगे। मींस मैंने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 120 रुपए की, और लेट्स से मैंने एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स जब आप मैंने बना लिए और बेच लिए, उसके बाद फिर मुझे प्रॉफिट आना जो है वो शुरू होगा। उसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर, उस पॉइंट पे मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है, तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसको मैं और क्लियर करूंगा जी, एक फिगर भी है स्लाइड्स के इस लेक्चर के आखिर में, आखिरी स्लाइड में, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग अगली चीज है। ब्रेक इवन प्राइसिंग को आई होप सो, अगर यहाँ पर कोई आपके जहन में कंफ्यूजन है तो आखिरी स्लाइड जो कि एक फिगर की सूरत में, वहां पे मैं इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा सकूंगा। टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग नेक्स्ट चीज है, इट्स द प्राइस एट विच द फर्म विल ब्रेक इवन और मेक द प्रॉफिट इट्स सीइंग। ये आपकी टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग है, जिसपे आपका वो ब्रेक इवन भी अचीव हो सकता है और जिसपे आपके प्रॉफिट्स भी आना शुरू हो सकते हैं, या जिसपे आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स कंपनी को मिलना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ टोस्टर कॉन्टिन्यूड जो अभी मैंने बात की थी, तो ब्रेक इवन वॉल्यूम या ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वो टोस्टर की हमने देखा था कि उसकी प्राइस थी $20 और 300,000 जो है वो फिक्स कॉस्ट थी मेरे पास, जो वेरिएबल कॉस्ट थी दैट वाज $10। तो ये आपके पास जवाब आया जी 30,000। हमने किया ये है कि फिक्स कॉस्ट दैट इज $300,000, उसको डिवाइड किया हमने $20 माइनस $10 के साथ, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि $10 के साथ हमने उसे डिवाइड किया, तो हमारे पास जवाब आया है 30,000 यूनिट्स। 30,000 इज द ब्रेक इवन वॉल्यूम। अच्छा, तो ऑन दैट सर्टेन प्राइस व्हाट द कंपनी विल हैव टू प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट बनाएगी वो कंपनी, 30,000 यूनिट तक उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। थोड़ी सी जरा मुश्किल सी बात, ये थोड़ी सी शायद बात इतनी क्लियर नहीं है कि क्या 30,000 यूनिट्स बनाने तक कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, यानी कि वो क्या $4 जो उसे पर यूनिट बेचने पे प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट नहीं है। इट इज द प्रॉफिट बट इट इज द ब्रेक इवन पॉइंट दैट मैटर्स अ लॉट। मैं अगली स्लाइड पे आपको लेके जा रहा हूँ जी। ये देखें यहाँ पर इनफैक्ट ये जो है ये उसी फिगर के लिए, उसी एग्जाम्पल के लिए फिगर डेवलप की हुई है, और ये एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट, और व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर देखेंगे तो ये जो रेड लाइन आ रही है यहां से, दिस शोज द टोटल कॉस्ट, ये यहाँ पर जब मर्ज हुई, और ये ग्रीन जो आ रही है हमारे पास टोटल रेवेन्यू की, ये जब यहाँ पर मर्ज हुई है, इसके बाद इन लाइंस ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ये ग्रीन वाली लाइन ऊपर जाना शुरू हो गई है और रेड वाली लाइन जो है यानी कि टोटल कॉस्ट की लाइन जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है। तो अब होगा ये कि इस पॉइंट पे जब आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि आप कह लें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मैं ये कहता हूँ
$600,000। $600,000 की आप इन्वेस्टमेंट जो है वो आप रिकवर कर लेंगे एट अ पॉइंट ऑफ 30,000 यूनिट्स। $6 लाख आपने खर्च किया, $6 लाख की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और आप 30,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस वक्त आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे। आप ऐसे पॉइंट पे होंगे कि 30,000 यूनिट बेचे और जो पैसे आपके पास वापस आए हैं वो एग्जैक्टली 6 लाख रुपए हैं। इनफैक्ट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कॉस्ट जब यहाँ पर मैं 40,000 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरे पास अराउंड दिस मच प्रॉफिट्स। ये अब तकरीबन आप ये कह लें कि ये सॉरी ये वाली जो लाइन है इस पॉइंट पे अराउंड मेरे पास कोई 8 लाख यूनिट्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप देखें, जब मैं 50,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ तो ये 50,000 यूनिट्स पे ये मेरा रेवेन्यू है, ये मुझे पैसे मिल रहे हैं, यानी कि अराउंड मैं कोई $100,000 जो है वो कमा चुकूंगा। और कंपेयर कीजिए अगर आप इस लेवल को, तो यहां पर आपको बहुत माइन्यूट सा डिस्टेंस यहां पे नजर आ रहा है। ये माइन्यूट सा डिस्टेंस है, मेरा मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, आपका सेल्स लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले में जो आपके रेवेन्यूज हैं, जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद उसमें तेजी आ जाती है। इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपके सेल्स तेजी, आपके रेवेन्यूज जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बेशक स्लोली बिक रहे हैं। रीजन 30,000 पे आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है, उसके बाद जो आप यूनिट्स बेच रहे हैं वो यूनिट्स टोटली आपको प्रॉफिट ही दे रहे हैं। उसके बाद आपकी एक्सपेंसेस नहीं हो रहे होंगे, या उसके बाद आपकी जो प्रॉफिट लेवल है, अगर शुरू में मैं ये कहता हूँ कि हम वो $4 पर टोस्टर जो हमने प्रॉफिट रखा था उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं, वो $4 हम जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जेब में नहीं डाल रहा, तो 30,000 यूनिट्स के बाद वो $20 का प्रॉफिट अपने पास कमा सकते हैं, $20 का प्रॉफिट उसे मिल सकता है। आई होप आई क्लियर्ड दिस कॉन्सेप्ट। मैं इसी कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर को, दैट विल बी लेक्चर नंबर 16। 15th लेक्चर से, आज के लेक्चर से मैं आपको खुदा हाफिज कहने जा रहा हूँ जी। आज मैंने आपसे प्राइसिंग के चैप्टर के हवाले से थोड़ी बहुत बात की है और मैंने कोशिश की है कि मैं प्राइसिंग के डिफरेंट तरीके आपको बता सकूं। प्राइसिंग में जो टोटल और जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं प्राइसेस की, टोटल कॉस्ट हो गई, फिर इसके बाद वो कॉस्ट क्यों खर्च होती है, प्रॉफिट क्या है, मार्कअप क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर किया है। और बाकी जो आने वाला हमारा लेक्चर नंबर 16 होगा उसमें मैं इस चैप्टर को कवर करते हुए, ख़त्म करते हुए, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर तक भी हम पहुंच जाएं। तो टिल द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 तक के लिए आपको खुदा हाफिज कहने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।